हाँ, हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम अपने पुराने 2 वीडियोस में मतलब प्रीवियस वीडियोस में हमारे अतीत 1 कक्षा 6 के एनसीईआरटी के 2 भाग को पढ़ा चुके हैं। उसी के कंटिन्यूएशन उसी के क्रम में हम तीसरे भाग को आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और इस बात को मैं बार-बार आपको दोहराऊंगा कि किसी भी कॉम्पिटिशन में एनसीईआरटी से ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी की हर एक लाइन से प्रश्न बनते हैं। इसलिए किसी भी लाइन को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप पढ़िए। जब कभी भी मैं बताता हूँ और उन पॉइंट्स को मैं उस पर पॉइंट आउट करता रहूँगा कि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है, इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं। माना कि बुक्स का ही रिविजन कर रहे हैं हम हैं, लेकिन आपको उन पॉइंट्स को ध्यान देना है कि हम किस बात पॉइंट पे आपको स्ट्रेस कर रहे हैं, किसको ध्यान से देखिए। नहीं तो सिंपली क्या लगता है कक्षा 6 की किताब है लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके जो फैक्ट्स होते हैं तमाम रिसर्चेस के बाद ही इस किताब को लिखा जाता है, क्योंकि इसके फैक्ट्स को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अन्य किताबों से किसी से भी क्वेश्चन बैंक बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो गलत भी हो सकते हैं। खैर चलिए, मैं बहुत आपका समय नहीं बर्बाद करूँगा। अब आपको अध्याय 3 के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आप ये देखिए, अध्याय 3 आरंभिक नगर। तो अब यह है कि भारत के इतिहास में नगर कहाँ से शुरू माना जा रहा है, आरंभिक नगर वास्तव में कहाँ हमको उसका अस्तित्व मिलता है। कहने को तो यह है कि अगर आप ये देखेंगे तो मालूम होगा कि षोडश महाजनपद से हमें मिलता है, लेकिन फैक्ट यह है कि इस षोडश महाजनपद के पहले भी हमारे यहाँ एक बहुत ही उच्च अर्बन मतलब नगरीय व्यवस्था थी, जिसका कि बहुत बाद में खोज हुआ था। तो आइए हम उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। कहा क्या जा रहा है कि पुराने भवन का संरक्षण, और एनसीईआरटी किसी चीज को समझाने के लिए एक भूमिका बनाती है, एक वो चीजों को बता रही कि क्या कैसे हम समझेंगे। कह रहा है कि जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। भूतहा मतलब भूतों का घर, मतलब पुराना घर देख करके कह रहे हैं। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो, एक ने कहा यार कैसे बना हुआ है, देखो हम लोग की बिल्डिंग कैसे होती है और ये कैसे बिल्डिंग बनी हुई है। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा लकड़ियों पर नक्काशी मतलब क्या है कि लकड़ियों पर किस तरह की व्यवस्था करके, किस तरह से इंग्रेविंग करके तमाम चित्रकारी की गई है। हमें मंत्री जी को एक पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। अब ये देखिए, अब ये इतिहास के पन्ने को शुरू करने जा रहा है। वो कह रहा है कि आखिर इस अतीत से लोगों का क्या मतलब है, इस अतीत से लोगों का क्या भाव जुड़ा हुआ है। तो उसमें भाव यही जुड़ा हुआ है कि हम अपने इतिहास के क्रमिक विकास को देख रहे हैं। माना कि ये क्रमिक विकास में इसको नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि जो भारत के इतिहास है वो अर्बन जो व्यवस्था हमारी है, शहरीकरण की व्यवस्था जो है वो षोडश महाजनपद से शुरू होती है, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हम जब तक जानते थे तब तक उसी को जानते थे कि हमारे भारत का जो अर्बनाइजेशन या शहरीकरण यहाँ से हुआ है। लेकिन पिछले दशक में जब मालूम हुआ कि पिछले शताब्दी में जब मालूम हुआ कितनी बड़ी सभ्यता हमारे ही उपमहाद्वीप पे थी, तब लोगों ने को यह सोचने के लिए बाध्य कर दिया कि वास्तव में आरंभिक नगर तो ये है। ठीक है, आइए अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें वो कह रहा है कि हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे नागरिकों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। अब वो कह रहे हैं क्या कि रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। बहुत डिटेल में इसको नहीं जानते कि एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कहाँ बिछाई जा रही थी? पंजाब में। वो पंजाब का वो क्षेत्र है जो कि हमारा पंजाब नहीं है। ये वास्तव में पंजाब इस समय कहाँ है? पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। तो इनको एक हड़प्पा का पूरा स्थल
पुरा स्थल मतलब क्या, पुराना स्थल मिला। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडहर जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई और इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। चूंकि यह ईंटें पकी ईंटें थी, काफी अच्छी ईंटें थी, तो वहां पहले लोगों ने ये नहीं समझा कि वास्तव में इसके पीछे नीचे जो जमीन के ग्राउंड मतलब ग्राउंड के नीचे जो है, जो एक बहुत ही उच्च सभ्यता का विनाश दिखा है, और इसके अंदर जो है एक हमें ऐसा अवशेष मिल सकता है जो कि हमारे इतिहास के पन्ने को पलट सकता है और हमारे इतिहास के बारे में हमारी सोच को भी बदल सकता है। खैर, इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है, चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में इससे मिलने वाले सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। अब कहते हैं कि इसके बाद क्या होता है, 80 साल के बाद जो है पुरातत्वविदों ने देखा कि इस तरह का क्षेत्र तो और अन्य जगहों पर भी है। तो ये नहीं इन्होंने माना कि केवल ईंट यहाँ पे मिल रहा था, तो इन्होंने देखा कि ये तो एक वास्तव में क्या एक सभ्यता है जिसका कि बहुत दूर तक विकास हुआ था, इसका क्षेत्र काफी विस्तृत है। तब उन्होंने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा, क्योंकि सबसे पहले क्या है, हड़प्पा में ही ये इस तरह की इमारतें मिली हुई थी जिसकी की चर्चा हम पहले आपसे कर चुके हैं, और इन शहरों का निर्माण 4700 साल पहले माना जाता है। कथा प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उसकी जगह एक नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? देखिए, वो इसी बात को कह रहा है कि आज भी क्या होता है, जब हम नई बिल्डिंग बनाते हैं, नई चीजों को बनाते हैं, तो करते क्या है, अगर हमारे पुराने मकान उनको तोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की मिट्टी के मकान, खपरेल के मकान है, उसको तोड़ेगा तो वहां पे नई चीजें विकसित की जाएंगी। लेकिन अब वहां पर हम एक चीज भूल जाते हैं कि हम अपना जो पुरातन इतिहास है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता है, उसका हम विनाश कर देते हैं। लेकिन अगर किसी खाच में एक दो मकान उसको तोड़ दो, लेकिन अगर वो विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है तो उसको संरक्षित करना हमारा कर्तव्य होता है, जिससे कि हम अपने प्राचीन इतिहास को एक क्रमबद्ध स्थान पर रख सके। ठीक, अब क्या कहता है, इन नगरों की विशेषता क्या थी? अब वो कह रहा है कि हमने कहा कि नगर आरंभिक नगर व्यवस्था है, तो इनकी विशेषताएं क्या थी? कहता है इन नगरों में कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले हिस्से में इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चहारदीवारियों को पकी ईंटों की बनाई जाती थी। अब ये देखिए, उन्होंने क्या कहा कि 2 भागों में इन्होंने बांटा है। माना कि अगर हमें देख लें, यहाँ पर हड़प्पा में आप चले जाइए, यहाँ पर जस्ट इमेजिन, ठीक है, अगर वो कहते हैं कि अब आप इसके पश्चिम में जाएंगे तो आप देखेंगे पश्चिम में रावी नदी पड़ जाता है, पूरब की तरफ जो है इनको स्थली भाग मिलता है। उसका परिणाम क्या होता है कि इसको नदी से बचने के लिए इन्होंने ऊपर के क्षेत्र को जो है ऊंचा बनाया था, और निचला क्षेत्र जो था जहां पर ये लोग रहते थे उसको इन्होंने निचला नगर बनाया है। क्यों ऊंचा क्यों बनाया था? पश्चिमी क्या बनेगा आपका, पश्चिमी क्षेत्र ऐसे बनेगा, पूरब का क्षेत्र ऐसे बनेगा। उसके कारण क्या है कि पश्चिमी क्षेत्र की नदी, देखिए पश्चिम से नदी आएगी आपके इस क्षेत्र में, तो नदी का पानी या नदी के क्षेत्र से आने वाली तमाम समस्याओं से बचने के लिए इन्होंने इसको ऊंचाई पे बनाया था। इसलिए नगर को उन्होंने 2 रूप में बांटा हुआ था। एक तो पुरातत्वविदों ने उसका नाम दे दिया है, पहली को इन्होंने क्या कहा, ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा गया। अब देखिए प्रश्न ऐसे बनता है
कि हड़प्पा में अगर ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा, तो नगद दुर्ग कहा। निचले हिस्से को दुर्ग क्यों क्या क्या, क्योंकि किला का रूप ले रहा है। वो नदी की तरफ से आने वाले तमाम विनाशक तत्वों को उनको बचा रहा था। दोनों हिस्सों की चहारदीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी पक्की थी कि हजारों साल बाद भी आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। अभी समझ लीजिए कि उन्होंने किस तरह की ईंटों का प्रयोग किया था, कितनी पकी हुई ईंटें थी कि हजारों साल के बाद, मतलब इवन 4700 वर्ष पहले की भी ईंटें जब खुदाई की गई है तो अभी भी सुरक्षित बनी हुई है। ठीक, अच्छा, फिर क्या कहते हैं कि हाँ, और पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। निश्चित रूप से दोनों हिस्सों के जो चहारदीवारियां थी, मतलब कि जहां से इनका पार्टीशन था, नगर दुर्ग और इनके बीच के एरिया के उन्होंने जहां पे कवर किया था, उसको इन्होंने पक्की ईंटों से, चहारदीवारियों से बनाया हुआ था। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। अब देखिए, यहां पर प्रश्न यह भी बन जाता है कि खास इमारतें किसमें मिली है? नगर दुर्ग। नगर दुर्ग का मतलब यहां पर यह हुआ कि निचला क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, जो कि इन्होंने बनाया था अपने सुरक्षा के साथ, पश्चिमी क्षेत्र को तो इन्होंने फोर्टिफिकेशन किया था, किलाकरण किया था। प्रश्न ऐसे बनता है कि नगर दुर्ग में, ऐसा नहीं कि पश्चिमी क्षेत्र में, ऐसा कुछ नहीं है, किला वाले क्षेत्र में नहीं है। तो कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और किसका प्रयोग किया गया है? ईंट और प्लास्टर का। अब ध्यान दीजिए, यही सब प्रश्न बनते हैं, किसका प्रयोग किया गया? ईंट और प्लास्टर का। इसमें पानी से रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। अब प्लास्टर के ऊपर इन्होंने चारकोल की परत भी चढ़ा दिया है। देखिए, चारकोल की परत क्यों चढ़ाया है? जिससे कि वो ज्वाइंट जो है उसके बीच में कहीं से रिसाव का रास्ता ही न बन पाए। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। मतलब जिस मोहनजोदड़ो को इन्होंने विशाल या महान स्नानागार कहा है, इसमें दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। अब सीढ़ियां कितनी बनाई गई थी? दो तरफ से, ये नहीं कि चारों तरफ से। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकालना जाता था। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि पानी भरने के लिए क्या किया है कि इन्होंने कुआं बना रखा है और उस कुएं से ही इसको भरा जाता था। अब इसका चित्र भी आपके सामने आएगा। उपयोग के लिए इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहां विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। माना जाता है कि हो न हो कि ये खास लोगों के लिए ही बनाया गया रहा हो, है ना, या किसी खास पर्पज के लिए, किसी खास पूजा पाठ ऐसे चीजों के लिए शायद इसको बनाया गया रहा हो। ये मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार, क्योंकि पूछ सकता है कि विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया, तो मोहनजोदड़ो में। यहाँ पर दो तरह की सीढ़ियां थी, चारों तरफ कमरे थे और इसमें पानी भरने के लिए पास में कुआं होता था। अब आइए, अब वो कहता है कालीबंगा। देखिए, अब वो कालीबंगा का भी जिक्र कर रहा है। कालीबंगा आपका ये है, ठीक है। और लोथल आपका देखिए कहां पर पड़ रहा है, लोथल आपका ये है, ठीक है ना। कालीबंगा ये है, लोथल ये है। बार बार मैं आपसे कहता हूं कि जब कभी भी पढ़िएगा, दिमाग में उसका मानचित्र बना करके अवश्य रखिएगा। मानचित्र बनाइए और उसको एक तरफ आपके दिमाग में मानचित्र बन जाए कि लोथल कहां पर, आप समझ जाए कालीबंगा कहां पर, समझ जाए। अब कहता है कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। प्रश्न ये भी बनता है, ऐसे प्रश्न बन जाता है कि कहां पर हमको अग्निकुंड मिला है, तो अग्निकुंड कहां मिला है? कालीबंगा और लोथल। कहते हैं कि यहां संभवतः यज्ञ किए जाते रहेंगे, संभवतः है, ठीक। हो सकता है कि अगर अग्निकुंड मिला है तो जैसे आज भी जो है हम वेदी बना करके पूजा करते हैं, तो एक अनुमान लगाते लोग हैं कि संभवतः वहां पर भी इस तरह की बातें की गई रही होंगी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह भी मिले, कहां पर मिले हैं? देखिए, कहता है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में। अब वो कह रहा है
यहाँ पे भंडार गृह भी मिले हैं, मतलब स्टोरेज की भी व्यवस्था यहाँ पे पाई गई है। ठीक, अब देखिए, हम जिस महान स्नानागार की बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो को, अब आप देखिए कि यहाँ पर एक तरह से यहाँ पे सीढ़ी निकाली गई है, एक यहाँ पर सीढ़ी है, ठीक है, यहीं से लोग उतरते थे इस स्नानागार में, ये बिल्कुल आपके सामने है, इस स्नानागार में उतरते थे। फिर आप आइए देखिए, महानदी, इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि यहाँ बगल में ही कुएं थे, इन कुएं से इसके अंदर पानी भरा जाता था और उसको निकलने की भी इन्होंने व्यवस्था बनाया था कि अगर पानी इसके अंदर, तालाब के अंदर बन गया तो उसको ड्रेन आउट करने के लिए, जैसे आज के ज़माने में भी हम स्विमिंग पूल में पानी भरते हैं और लेकिन निकालने के लिए व्यवस्था बनाए रखते हैं कि जब लोग नहा धोकर के या पानी को साफ करना होता ड्रेन करते, ऐसी व्यवस्था इन्होंने और बना रखा था, जो कि चिनाइयों के माध्यम से बना रखा था। भवन, नाले और सड़कें, अब देखें कि इस नगरीय व्यवस्था में और क्या चीजें मिली हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। प्रश्न यही आएगा कि एक या दो मंजिले होते थे, एक मंजिले होते थे, तीन मंजिले होते थे। तो आपको ध्यान देना है कि जब प्रश्न आएगा तो ऐसी लाइन से कि आमतौर पर आपको ऑब्जेक्टिव बना देगा, एक से लेकर के चार मंजिले होते थे, एक से लेकर पांच मंजिले होते थे, नहीं, आपको ध्यान देना है कि एक या दो मंजिले होते थे, इससे अधिक नहीं होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। आज भी आपके लोगों के जो पुराने घर होंगे, आज के जमाने में मान लीजिए अपार्टमेंट या छोटे छोटे बना रहे, आंगन के कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि आबादी बढ़ गई, लोगों के पास जमीन कम है, तो उसी में मकान बनाते हैं, जो छोटे छोटे निकाल लेते एरिया। लेकिन जो पुराने मकान गाँव में आज भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक आंगन होता है, ऐसे आंगन के चारों तरफ कमरे होते हैं। तो कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अब पेयजल व्यवस्था करने के लिए कुआं भी था, वहां से पानी निकाल कर संभवतः और काम का भी वो प्रयोग करते रहे होंगे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। ढलान क्यों होती थी? तो ढलान इसलिए बनाते थे कि पानी अगर यहाँ पर है तो नाली का ढलान इन्होंने इस तरीके से बनाया था कि ऑटोमेटिकली पानी नीचे की तरफ जाए और नदी नालों में निकल करके उसको जहां जाना है वहां चला जाए। अब देखिए किस तरह की उच्च स्तरीय व्यवस्था जो है उनके यहाँ थी, जो कि अभी भी हमारे यहाँ क्या कई शहरों में आज भी इस तरह की व्यवस्था नहीं पाएंगे। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। निश्चित रूप से घरों की नालियों को अगर सड़कों की नालियों से नहीं जोड़ा जाता तो घर की नालियों का पानी कहाँ जाता। देखिए कितने कॉन्शियस थे, कितने एडवांस लोग थे। सोच कर बहुत ही हैरानगी होती है कि सभ्यता का कैसे विनाश हुआ कि उन्होंने घर की नालियों को जोड़ रखा था सड़क की नालियों से। सबके घरों का पानी निकल करके घरों के प्रयोग के बाद उस सड़क की नाली में आता था और वहां से निकलकर ड्रेन होते हुए, चूंकि वो थोड़ा सा पेपर इस तरह से बनाया जाता था, ढलान के हिसाब से स्लोप होता था, वो निकल करके नदी नालों के साथ बाहर को निकल जाता था। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए जाते थे। मेन होल देखिए उस समय बनाते थे, मेन होल हमारे यहाँ तो बहुत बनता ही नहीं था हमारे देश के अंदर। अभी सोचिए अभी भी कई जगह पे ऐसे हैं कि जहाँ 50-60 साल पहले हमने मेन होल बनाना शुरू किया। मेन होल क्यों बनाया जाता है? मेन होल इसलिए बनाया जाता है कि जब मान लीजिए कचरा काफी फंस जाए पानी के अंदर, बहाव कहीं बंद हो जाए, तो वहां पर आदमी उसको खोल करके उसके अंदर एक मैन जो है मैन होल आदमी घुस करके उसकी सफाई कर सके। ये व्यवस्था उन्होंने उस जमाने में बनाया हुआ था, जिनके जरिए देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक ही साथ किया जाता था। ठीक, अब आप देखिए इनके ईंटों का चिनाई की व्यवस्था कैसे की हो, आप देख सकते हैं पतली पतली ईंटें भी इन्होंने लगाया, इस तरह से इन्होंने चिनाई किया हुआ है। यहां वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुमने क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताए। इसको कोई पढ़ने की जरूरत है तो ये तो स्टूडेंट के लिए, सिंपली कक्षा के जो स्टूडेंट हैं। अब आप ये देखिए यहां पर
अब आप देख रहे हैं कि ये जो है सड़क है, सड़क के बीच में क्या है, ये आपकी नाली है, ये नाली जा करके बड़े नाले से मिल रहा है, इसको हल्का सा ढलान दिया गया है, तो जो पानी सड़क के नीचे जा रहा है इसके ऊपर बीच बीच में मैनहोल बनाया गया है, ये पानी निकलेगा जहां जरूरत पड़ेगा, या और आसपास आबादी रहती थी तो आबादी का पानी आकर के इस सड़क के होल से के नाले से मिल जाता था सड़क के अंदर। ठीक, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारत बनाने में की योजना में जुटे रहते थे। जो नगर इनका विकसित नगर मिला है वो कहता बहुत हलचल रहती रहेगी। निश्चित रूप से इस तरह का कार्य करने के लिए किसी एक दो आदमी की जरूरत नहीं थी, न उस तरह की उस समय साइंटिफिक चीजें थी, तो हर लोग जो है उसमें उसके विकास में जुड़े रहते रहे होंगे। जैसे कि आप साधारण से देखिए, घर क्या है, अभी आपका घर का बनवा रहे हो तो वहां पे क्या हुआ, कोई पानी ला रहा है, कोई मिट्टी, कोई गारा बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई सामान मिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये लाओ ये लाओ वो लाओ, एक हलचल होती है ना। तो वो चूंकि इतनी नगर की व्यवस्था उन्होंने जमाने में किया था, जबकि आज वाला साइंटिफिक हमारे पास उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो निश्चित रूप से एक कोलाहल का वातावरण रहा होगा और सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे, क्योंकि ये पूरे क्षेत्र का विकास कर रहे थे। ये संभवतः जो नगर की खास इमारतें बनाने के में जुटे रहते रहेंगे। आज भी जो था खास इमारत बनाई जाती है, आज भी क्या है, राष्ट्रपति आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास से खासी इमारतें होती है ना। तो उस जमाने में या हमारे राजाओं को देखे तो होता था कि पैलेस है, राजमहल में रहते थे, ये राजा का मकान है, तो उनकी खास बनाने के लिए खास लोगों की आवश्यकता रहती रही होगी, उसी को कहता है कि ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज मंगवाते थे। जैसा कि आज भी होता है कि हमें हमारे देश से जिस चीज की आवश्यकता होती है वो हम बाहर से मंगवाते हैं, किसी तरीके से आता है। तो राजा लोग थे, तो राजा लोग अपने नागरिकों को भेजते रहे होंगे जो उस कार्य में रहे, भाई जाओ वहां से ये लाओ, वहां से ये लाओ, यहाँ से ये लाओ, तब जाकर के यहाँ पर इस तरह का राजमहल बन पाएगा, इस तरह की बिल्डिंग बन पाएगी। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमतों को अपने पास कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। ये सामान्य सी बात है कि आज भी जो हम सोने चांदी हीरे का बात करते हैं तो वो मनकों की बात भी कर रहा है। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते थे ही थे, शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई होगी। अब देखिए, जो हड़प्पा की मोहरें मिली हैं उन मोहरों पर कुछ न कुछ लिखा गया है जिस लिपि को आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तो वो कह रहा है कि वो लिपिक ऐसे रहे होंगे जिन्होंने हर जगह पे कुछ न कुछ लिखा होगा, लेकिन जिसका हमको अवशेष मिल गया है उस लिपि को तो हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनको लिखने के लिए, जैसे आज भी हम ड्राफ्टिंग के लिए कुछ खास लोग होते हैं जिनका काम होता है भाई ये लिखिए। जैसे आज भी अगर आपको कहीं पोस्टर लगाना है, कहीं कुछ बनवाना है, कहीं बैनर लगाना है, तो आप खास आदमी के पास जाते हैं, भैया ये बैनर बना दो, ये पोस्टर बना दो। ठीक, अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कि लोग पत्थरों पर बाद के काल में इंग्रेविंग किए हैं, तो वो तो मान लीजिए कि समाप्त नहीं होता, लेकिन उन लोगों ने क्या किया है कि इन चीजों को अन्य जगहों पर भी लिखते होंगे जो कि बच नहीं पाई हुई, जो कि समय के साथ उसका विनाश हो गया होगा। अब देखिए, यही है कुआं जिसकी हम बात कर रहे थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों को किसी उद्योग स्थल की तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही सुदूर देशों को किस्से कहानियां, मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। अब वो कह रहा है कि भाई देखिए, निश्चित रूप से शिल्पकार लोग रहे होंगे तभी जो चीजों की लोग बनाते रहे होंगे। आज भी क्या होता है, आप किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में चले जाइए, किसी चीज में, तो वहां छोटे छोटे इंडस्ट्री पाएंगे। कालीन क्षेत्र में चले जाइए तो पता चला कि लोग हथकरघा लगाकर काम कर रहे हैं, बुनकर अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो अपने घर में कुछ बना रहे हैं। और आज यहाँ तक कि अगर आप जापान वगैरह में चले जाइए, जापान चाइना में, तो वहां पर छोटे छोटे कमरे के अंदर इंडस्ट्री बनी जो कि अपने मार्केट को सप्लाई करते रहते हैं। तो उसी तरीके से कह रहे हैं कि अगर ये सब चीजें पाई जाती थी, मोहर पाया जाता है, मन का पाया जाता है, सोने की चीजें, हर तरह की चीजें पाई जा रही हैं, इसका मतलब कि हर जगहों पे कहीं कुछ कार्य होता था।
तो वो कहा कहता है कि नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जिसकी को चर्चा कर रहा है, और उनका उद्योग स्थल की तरह से प्रयोग करते थे। अब देखिए ये सड़क और इसमें बना नाला, देखिए एक कुआं देख लिया। अब वो कह रहे हैं कि बाएं ओर हड़प्पा की एक मोहर। अब देखिए हड़प्पा की एक मोहर यह है जिसकी की लिपि को पढ़ी नहीं जा सकी है, कोई इसको पढ़ नहीं पाया है कि क्या लिखा है। अब ये इसको लिखने वाला तो कोई रहा होगा, उसी को कहते हैं कि एक लिपिक वर्ग रहा होगा। अब देखिए इस मोहर के ऊपर चिन्ह में खास लिपि है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण है, मतलब इससे प्राचीन उदाहरण भारत इस उपमहाद्वीप पे कहीं नहीं मिला है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर देखिए पक्की मिट्टी के खिलौने, पक्की मिट्टी के खिलौने हैं जो कि आज भी जो है पक्की मिट्टी के खिलौने मिलते हैं। आप देखिए जैसे दिया वगैरह बनता है, या बचपन में अभी आप जाएंगे गांव में जाएंगे तो क्या वो पक्की मिट्टी खिलौने टेराकोटा जिसको कहते हैं, ये कुछ ज्यादा एडवांस बनाए थे। देखिए तरह तरह के वो जानवर बनाए हुए हैं। अब आइए देखिए नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो कि हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। तो अब यह है कि हमको उनका अध्ययन करना है कि अभी तक तो हम उनकी वास्तुकला को देख रहे थे, उनकी नगरीय व्यवस्था को देख रहे थे कैसे की है। अब कहते हैं कि उनकी उन चीजों का अध्ययन करें जो हमें मिला है। पुरातत्वविदों को जो चीजें यहां मिली हैं उनमें से अधिकांश पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे। अब देखिए आप जब आप नोट बनाएंगे तो आप देखेंगे किन किन चीजों को मिले, इस क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इनसे एडवांस चीजों को भी जोड़ को बता देता है और लोग भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या मिला है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबा और कांसे से औजार, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। इसका मतलब कि इस तरह की चीजें वहां पर उनको मिली हैं। ठीक, अब देखिए कहता क्या है। ऊपर पत्थर के बाट को देखो, कितनी ध्यान से इसको उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। अब आप प्रश्न पूछेंगे चर्ट पत्थर क्या होता है। ये सेडिमेंटेशन होता है, रॉक का सेडिमेंटेशन होता है। जैसे कि कहीं नदी नाले में बहते हुए या कई साल, हजारों साल के बाद जो है छोटे छोटे कण बनते 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 इकट्ठा हो जाते हैं और सेडिमेंटर जिसका अवक्षेप हो जाता है। बनने के बाद वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। उनके एक दूसरे से जुड़ने का परिणाम क्या होता है कि वो एक सॉलिड हो जाते हैं। तो उन सॉलिड पीसों को चूंकि पतले पतले कणों से बनते हैं, उनको काटेंगे तो उसके अंदर एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी। क्यों? क्योंकि वो छोटे पार्टिकल से जुड़े हुए हैं। इसीलिए देखिए वो चर्ट पत्थर की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। अब ये चूंकि छोटे छोटे हैं, जैसे सोनार के आप जाएंगे तो छोटे छोटे रखा रहता है ना, आज तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक बांटा गया, लेकिन पहले वो छोटी चीजें तौलता था। तो अब यह है कि अगर ये पार्ट पाए गए हैं तो वो कह रहा है कि बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। इससे वो आटा चावल गेहूं तो तौलते नहीं रहे होंगे। अब देखिए मध्य में बाएं मनके ये है, देखिए इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से काटकर बनाए गए थे। देखिए कार्निलियन पत्थरों से काट काट के बनाए गए थे और पत्थरों को काटकर और तराश कर मनके बनाए जाते थे। ये देखिए मनके बनाए गए हैं। इनके बीच में छेद किए गए, इनको छेद नहीं करेंगे तो धागे से बनते कैसे ही, ताकि धागा डाल करके माला बनाई जाए। मध्य में बाएं मध्य में दाएं पत्थर के धार पर, ये देखिए ये पत्थर का है, टुकड़ा है, काटा है, इसको काट काट के बनाया गया है। इसका मतलब कि इसका किसी खास प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इसको देखने से लग रहा है कि इसको आदमी पकड़ करके इसका कहीं कहीं प्रयोग करता रहा होगा, लेकिन बड़े काम के लिए। अब देखिए कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से मिली थी।
इसमें उसने कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया, इसकी बात कर रहा है। खैर पहले हम इसके ऊपर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। अब देख लीजिए, यह प्रश्न बन रहा है कि पत्थर की मोहरें बनाते थे, ये नहीं आप लिख दें कोई सीमेंट या उसका बनाते थे, किसी का मिलता है, पत्थर का। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। अब इस पॉइंट को ध्यान किया कि ये मोहरें अधिकतर क्या मिली, आयताकार रूप में मिली है, वर्गाकार नहीं मिली, गोलाकार नहीं मिली है। यही प्रश्न, इसी तरह के प्रश्न एनसीईआरटी से निकाल करके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाया जाता है, आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे लोअर सबऑर्डिनेट हो, या किसी तरह कंपटीशन में। और मोहरों पर किसके चित्र मिलते हैं, सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। सामान्यतः वर्ड कर रहा है, सभी केस में नहीं करा। अगर प्रश्न पूछेगा सामान्यतः किसके चित्र मिलते हैं, तो जानवरों के चित्र मिलते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। हड़प्पा के सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। क्या है, काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी का बनता था। इसमें डिजाइन किसकी का बनाते थे, काले रंग का, ब्लैक। अब ये कभी पूछ सकता है कि नीले से बनाते थे, पीले से बनाते थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि काले रंग का था और खूबसूरत लाल मिट्टी के बने थे। अब देखिए वो इन्हीं की बात कर रहा है। अब आप देख सकते हैं वो कितने अच्छे चित्रकार थे। इनकी दाढ़ी को देखिए, सब कुछ देखिए। इनको नया नाम दिया है, किसी ने पुरातत्वविदों ने, किसी ने पुरोहित बनाया है, किसी ने कुछ बनाया है। खैर उससे अभी इस पॉइंट पर हमको नहीं आना है, लेकिन ये चीज वहां पर पाई गई है मोहनजोदड़ो में। अब ये प्रश्न बनता है कि ये पूछ सकता है ना कि चन्नूदड़ो मिली थी, हड़प्पा में मिली थी, लोथल में मिली थी। तो आपको दिमाग में रखना है कि कढ़ाईदार वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति की जो पत्थर की मूर्ति मिली है वह कहां मिली है, वो मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। इसी तरीके से प्रश्न बनते हैं, इसीलिए मैं बार बार आपको चीजों को पॉइंट आउट कर रहा हूं। ये नहीं कि समाचार पत्रवाचक की तरह से मैं केवल पढ़ कर बताते जाऊं। अब कहते क्या है कि संभवतः 7,000 साल पहले, अब पॉइंट बहुत है, पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। यह भी एक प्रश्न है कि कपास की खेती का अवशेष या अस्तित्व या प्रमाण हमको सबसे पहले कहां मिला है, वह मेहरगढ़ में मिला है, मोहनजोदड़ो से। अब देखिए बार बार कहा, जो चीज जहां मिली उसको ध्यान में रखिएगा। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। अब यहां पर भी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है अवशेष सोने के, लोहे के, टीन के, कांसे के। नहीं, आपको ध्यान देना है कि पहली चीज मोहनजोदड़ो में मिला है, दूसरी चीज चांदी का फूलदान मिला है, तीसरा क्या है कि तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी हुई तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। पक्की मिट्टी फेंस से बनी, देखिए तकलियां किसकी बनती थी, फेंस से। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, फेंस से की तकलियां बनी हुई हैं। अभी फेंस के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे बाद में। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। निश्चित रूप से इस तरह की चीजों का निर्माण जो है विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, आम आदमी तो कर नहीं सकता। आज भी कोई जिस क्षेत्र का जो विशेषज्ञ होता है वही बना सकता है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे पत्थर तराशना, पत्थर कठी काम कर सकते हैं। जैसे अगर रामलला जी की मूर्ति बनानी थी तो किसको बुलाया गया था, योगीराज जी को बुलाया गया था। क्यों? क्योंकि उसको उनको महारत हासिल थी। पत्थर की मूर्ति कोई भी तराश कर सकता था। मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना, मतलब क्या, हर इसके अलग विशेषज्ञ रहे होंगे, मन के अलग विशेषज्ञ रहे होंगे, मोहरों पर पच्चीकारी करने के अलग विशेषज्ञ रहे होंगे। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उनकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, जिस मूर्ति को भी मैं दिखा चुका हूं। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह भी पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद
शायद लगा रहा है। कुछ महिलाएं या पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ये तो आज भी है कि सभी लोग हर चीज के विशेषज्ञ हो नहीं सकते हैं, और ये भी नहीं जरूरी है आज के दिन में भी कि हर घर में हर महिलाएं वही काम करती हो जो पुरुष काम करते हैं, या हर पुरुष के काम को महिलाएं करती हो। एक कल्पना हम कर सकते हैं। अब देखिए फेयंस की बात करता है कि फेयंस क्या होता है। ये क्वेश्चन देखिए, पत्थर और शंख के प्राकृतिक तौर में पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर कैसे तैयार किया जाता है, इसे उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय देखिए, अब फेयंस पे प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। ये ध्यान रखिएगा कलर, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। चिकनी परत का रंग क्या होता था, नीला और हल्का। और उसके पहले मैंने बताया था कि जो उन्होंने, खैर उसको आगे छोड़िए। अब क्या कहते हैं, फेयंस से बने मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब ये बोल रहा है कि पत्थर और प्रकृति से, लेकिन फेयंस कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता। फेयंस कृत्रिम रूप से क्या तैयार किया जाता था कि वो पत्थर जो होता है, अब जो बर्फीला क्षेत्र होता है उसके नीचे भी कभी कभी छोटे मोटे पत्थर पड़े, लेकिन वो पारदर्शी होता है, जिसको स्फटिक या क्वार्ट्ज कहते हैं। उनको तराशना बहुत आसान होता है, इसलिए उन्होंने इसका भी यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है। अब आइए, अब किसी भी चीज को बनाना होता है, उसको असली रूप देना होता है, तो कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, उसी से उसको रूप हम देते हैं। मिट्टी, अगर ईंट बनाना है तो मिट्टी की जरूरत है, स्टील बनाना है तो हमें निकल की जरूरत है, या तमाम चीजों की जरूरत है, आयरन की जरूरत है, इस तरीके से है। तो कहने का मतलब किसी चीज को अगर बनाना है, या लकड़ी का सोफा बनाना तो लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, कच्चा माल पड़ेगा, उसके लिए स्प्रिंग की जरूरत, कपड़े की जरूरत है। तो वही कहता है कि कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। कच्चा माल जिसका कि रूप वास्तव में ओरिजिनल नहीं होता है, उसको हम तराश करके उसके रूप को बदलकर एक नई चीज का निर्माण करते हैं। जैसे पेड़ है, पेड़ की लकड़ी को हमने काट लिया, उसका हम प्रयोग किसी तरीके से कर सकते हैं। उससे हम लकड़ियों के क्या कर सकते हैं, पुराने जमाने में लोग इमारतों में प्रयोग करते थे। हम उसका चारपाई बना सकते हैं, सोफा बना सकते हैं, लकड़ी के फर्नीचर बना सकते हैं। तो क्या है, बेसिक रूप में प्राकृतिक रूप से क्या था, प्राकृतिक रूप से हम ये देख रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से हमें जो मिला वो क्या था, पेड़ मिला है ना। लेकिन हमने पेड़ की लकड़ी को काट कर अलग अलग रूप दे दिया। फिर लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें से फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। अब देखिए किसान यहाँ क्या पैदा कर रहा है, किसान तो केवल कपास पैदा कर रहा है, लेकिन अब ये कपास क्या हुआ, कच्चा माल हो गया। लेकिन इसी कच्चे माल का प्रयोग करके क्या कपड़ा बनाया जाता है। अब कपड़ा बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है, कटाई और बुनाई, जो कि एक विशेषज्ञ कर रहा है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। निश्चित रूप से आज भी बिना आयात निर्यात के विश्व की व्यवस्था चल नहीं पाती है। तो उनको भी ऐसा तो था नहीं कि जिस क्षेत्र में उनका विकास हुआ था, जो नगरीय सभ्यता में रहते थे, सब कुछ उनके पास था। तो वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से किस चीज की जरूरत है, वो सुदूर देशों से भी इनका आयात किया करते थे। ये इसीलिए कहा गया कच्चे माल की खोज में, इनको जहां मिला वहां वो जाते रहते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। अब देखिए यहां पर भी एक प्रश्न बनता है, पूछा जा सकता है ऐसे कि हड़प्पा के लोग तांबा कहां से आयात करते थे, विकल्प में कुछ भी डाल देगा, लेकिन आपको याद करना है वो जगह कहां से करते थे, संभवतः राजस्थान से। ठीक, यहां तक कि पश्चिमी एशियाई देश, अब पश्चिमी एशियाई देश में वो ओमान का नाम लेगा, ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ये भी एक प्रश्न बना। अब वो दे देगा पश्चिमी एशियाई देश में किसी का नाम डाल दिया कि बहरीन है, यमन है, या ऐसे करके नाम डाल दिया, लेकिन यू शुड कीप इन माइंड कि दैट कंट्री इज ओनली वो ओमान। ठीक,
कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता थी, है ना। तो कांसा बनाया कैसे जाता था? आप देखिए, कांसा बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? टिन और तांबा, कॉपर एंड टिन। तो अब ये कहते क्या हैं कि इसके लिए तांबा कहां से और लाते रहे होंगे? तो कह रहे हैं कि संभवतः ये आधुनिक ईरान, है ना, और अफगानिस्तान से करते रहे होंगे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक में आज भी सोने के खान मिलते हैं। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। बहुमूल्य पत्थर वहीं पर मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, चीजों को, अब कहता कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है, दूसरा मोहर है। अब देखिए, ये एक तरह से दिखा रहा है, देखिए ये पहिया इसका है ना, इसका मतलब उनको इसकी जानकारी थी। और यहाँ पे इन्होंने चारों तरफ सपोर्ट बना रखा है। इससे लग रहा है कि इसको खींचने के लिए कोई कोई व्यवस्था नहीं होगी। जो हो सकता पशु रहा, पशु ही रहे होंगे उस जमाने में, कौन सा मशीन रहा होगा। इसको यहाँ पर जैसे बैलगाड़ी टाइप का, इक्का टाइप का बांध दिए हो, अब बीच में इन्होंने सामान रख दिया। अब देखिए चारों तरफ से इन्होंने उसकी घेरेबंदी की है कि उस सामान को वो जहां चाहते वहां ले जाते थे। ये खिलौना इसको बता रहा है कि इनको ट्रांसपोर्टेशन या यातायात की पूरी जानकारी थी। दूसरी एक मोहर है। अब देखिए मोहर है, मोहर पे क्या है? एक चित्र बनाया जाता था, एक पहचान होता था। देखिए ये है चित्र, ये है चित्र, एक चित्र है, ठीक। अब वही कहता है कि छोड़िए इसको, नहीं। नगरों में रहने वालों के लिए, हाँ, बच्चों का खिलौना हल, आज हल चलाने वाले किसान पुरुष होते हैं, ज्ञात नहीं, ठीक। नहरों में अब क्या, सॉरी, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब ये तो हमने देख लिया कि वहां पे व्यवस्था क्या है, कैसे है, किस तरीके का। अब भोजन आता है, भाई उनका सर्वाइवल क्या था? बिना भोजन के कोई नहीं रह सकता है। कहता है क्या है कि लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वो ये नहीं कर रहा कि पूरा शहरीकरण हो गया था। पहले तो ये माना जाता था कि पूर्णतः शहरीकरण है, लेकिन जब इसके विशाल क्षेत्र को देखा गया तो वास्तव में हड़प्पा सभ्यता की जो उत्तरकालीन व्यवस्था थी, उत्तरोत्तर व्यवस्था इसकी गिरती गई। किन कारण से गिरा इसका इतिहासकार को जानकारी नहीं है, लेकिन वो हड़प्पा के उच्च सभ्यता से निम्न सभ्यता के तरफ जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो कुछ गांवों के भी क्षेत्र उनको मिलते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। निश्चित रूप से भाई जानवर रहते ही रहेंगे, चित्र मिलता है। अब बिन अनाज तो खाने के लिए आवश्यकता है। किसान और चरवाही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों के खाने के लिए सामान देते थे। आज भी किसान ही खाने पीने का सामान देते हैं। चरवाहे की बात छोड़िए, चरवाहा क्या, चरवाहा तो जानवरों के लिए काम करते हैं, दस्तकारों को खाने के लिए। चरवाहा आज भी क्या करते हैं कि गाँव में जो चरवाहा काम करते हैं उनका पता है कि वो चराते हैं, सब कुछ करते हैं, जानवरों को से वो दूध निकालते हैं, तमाम चीज़ों को सप्लाई करते रहते हैं, है ना। वो आज की भी व्यवस्था है। पौधों के अवशेषों से पता चलता है। अब देखिए फिर एक बार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किन किन का वो जिक्र कर रहे हैं। कहता पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। इसका मतलब है कि इसके प्रमाण वहां पर मिले हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके अवशेष मिले हैं। इसी में किसी का, मान लीजिए उसने डाल दिया कि बाजरा, अब आप कंफ्यूज हो गए कि हाँ बाजरा भी शायद रहा होगा। उसने डाल दिया कि कोई किसी भी चीज का नाम डाल दिया, तो आपको इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना होगा। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वो प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। कहते क्या है कि देखिए अब यहाँ पे आप देखिए कोई अलग चीज नहीं है, ये हल ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये पत्थर का मिला है। इससे लग रहा है कि संभवतः शुरुआती दौर में
ये लोग अब देखिए यहाँ पे एक होल बना हुआ है, इसका मतलब इसको पकड़ने के लिए या बांधने के लिए कोई चीज रही होगी, और ये हल्का नुकीला फाल है, इससे जुताई होती रही होगी। तो निश्चित रूप से है कि बिना जुताई के इस तरह के पैदावार हो नहीं सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमको यहाँ पे हल के प्रयोग का एक नया प्रमाण मिलता है। फिर आता है देखिए, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी देने की तलाश में दूर दूर तक, अब देखिए क्या है, किसका कर रहे हैं, गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। जब आपको आएगा तो आप देखिए इन्हीं के चारों की आप चर्चा करेगा, इसी में कुछ और भी डाल सकता है, किसी और जानवर का नाम ले सकता है, डाल देगा कि क्या कहते हैं, गैंडा भी है, हाथी भी था। तो अब आपको वहीं पर टेस्ट हो जाएगा कि नहीं, केवल गाय, भैंस, भेड़, बकरियां हमको ध्यान में रखना है, जो कि हड़प्पा के लोग पालते थे। अब ये चारा पानी की तलाश में दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों की इकट्ठा करते थे। अब देखिए यहां पर एक और फल का नाम आ गया, बेर। अब बेर जैसे फलों की इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब ये कहते हैं कि गुजरात, जो आधुनिक गुजरात है, इसमें भी हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करना है। माना कि डिटेल में इसकी स्टडी बाद में भी होती है, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं और चूंकि एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी ने जिन पॉइंट्स को दिया है हमें उन्हीं पर फोकस करना है। माना कि कुछ चीजें मैं बोल रहा हूं इसलिए कि समझाने के लिए आपको। कच्छ के इलाके में, कौन सा क्षेत्र है गुजरात का, वह है कच्छ। देखिए क्षेत्र का नाम हमेशा याद रखिए। कच्छ के इलाके में खदीर बेट, अब ये तीनों आपको याद रखना है, किस क्षेत्र में मिल रहा है, कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट। धौलावीरा नगर बसा था। तो अब यह है कि धौलावीरा नगर के बारे में प्रश्न पूछ सकता है, यहाँ पर खदीर बेट का नाम कुछ और लिख सकता है, या वो ये बता सकता है। अब आपको तीनों पॉइंट याद करना है कि वो धौलावीरा कहाँ पर था, कच्छ के क्षेत्र में था और खदीर बेट के किनारे बसा था। वहां पे साफ साफ पानी मिलता था। अब साफ साफ पानी मिलने का अवशेष प्रमाण कहाँ मिलता है, तो वो धौलावीरा में। जमीन काफी उपजाऊ थी धौलावीरा में। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। अभी आपने देखा होगा कि मैंने ये बताया है कि हड़प्पा में जो है पश्चिमी क्षेत्र, जिसको कि दुर्ग क्षेत्र कहा गया था, दुर्ग मतलब क्या, ऊंचाइयों का क्षेत्र था, जो कि नदी किनारे था, जो कि छोटा क्षेत्र था, और निचले का पूर्वी जो इलाका था उसको नगर कहा गया था। तो लेकिन यहां पर एक नई चीज आ रही है, उसको आप ध्यान दीजिए। वो क्या कह रहा है कि वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। अब ये प्रश्न पूछ सकता है कि सभ्यता में, मतलब हड़प्पा सभ्यता में कौन से नगर को 3 भागों में बांटा गया था, तो वो कौन सा जगह है, धौलावीरा है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। ये भी कंफ्यूज करने के लिए वो बना सकता है कि बड़ी बड़ी पकी ईंटों की दीवार बनाई गई थी, है ना। लेकिन आपको यही पॉइंट यहाँ पे याद करना, जिसको मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जिसको मैं फोकस करूँ उसको ध्यान, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। आज भी आप देखिए, आप शादी विवाह के मंडप में आप लान वाले नगर चले जाइए, एक एंट्री पॉइंट होगा, फिर आप जाएंगे देखेंगे बड़ा सा लान है, वहां पे हर लोग खाने पीने की व्यवस्था, लोग कोई चाट खा रहा है, कोई गोलगप्पा खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, वही मंडप भी सजा हुआ। उसी तरीके से यहाँ भी था कि इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, और है इस नगर में खुला मैदान भी था। जब आप जाते थे तो यहाँ पर क्या है, एक खुला मैदान भी था, जो सार्वजनिक कार्यक्रम, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। निश्चित रूप से जब बड़ा खुला मैदान है क्षेत्र के अंदर, तो उसका प्रयोग क्या रहता होगा, सार्वजनिक कार्यों के लिए होता रहा होगा। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के को पत्थरों में खुदा पाया गया। अब देखिए, अभी तक तो हम मोहरों पर पाए थे, अभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा लिपि पत्थरों पर खुदा कहां पाया गया है, तो वो जगह है धौलावीरा। यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था, और यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पे
हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कला संभवतः लकड़ी पे जड़ा रहा होगा, ठीक है, पत्थरों पे काटा गया, पत्थर पे इंग्रेविंग करके काट पी करके किसी पर तराशकार ने कुछ लिख दिया और लिपिकार ने लिख दिया, और उसके बाद उसने होल बना दिया, होल के बना करके लकड़ी के तख्ती बना कर रख दिया गया हुआ, लेकिन लकड़ी तो समय के साथ सड़ गई, पत्थर नहीं सड़ा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि पत्थरों पर खुदा पाएगा। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा, यही एनसीईआरटी पूछ देता है। अब आइए दूसरे की बात कर रहा है, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली, कहां पर गुजरात का, अभी वो खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। कहां पर लोथल नगर है? खंभात की खाड़ी में साबरमती की एक उपनदी। ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं कि आप सर से निकाल, जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। अब देखिए लोथल में क्या मिला है, बंदरगाह कहाँ मिल रहा है? लोथल में। यहाँ एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां पर समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पे माल चढ़ाया उतारा जाता था। अब वो कह रहा है कि लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई कई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप मिले हैं। अब आप ये सोचेंगे कि क्या, ये पॉइंट बहुत ध्यान से देखिए, वो कह क्या रहा है कि इस भंडार गृह में कई मोहरे, मुद्रांकन, मतलब भंडार गृह कहाँ मिल रहा है? ये खंभात की खाड़ी में जो लोथल है। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि जब सामान को इस बंदरगाह से ले जाया जाता रहा होगा तो वहां पर ही उसके जो है, आज भी होता है जैसे कि आप कस्टम में जाते हैं तो वहां पर आपको सील पैक कर दिया जाता है, सामान एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो आपको बंद कर दिया जाता है कि चलिए भाई आपका सामान पैक है, ये आपकी पहचान है। या कहीं से भी सामान हम बिल्टी भेजते हैं, पार्सल भेजते हैं, तो वहां पे एक सील पैक कर दिया जाता है। तो उसी तरह की व्यवस्था इनके यहाँ भी थी। और देखिए गीली मिट्टी पे, ये नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, मुहरबंदी किससे किया गया? गीली मिट्टी पे। गीली मिट्टी पे बना करके, जैसे आज लाहा का प्रयोग किया जाता है किसी चीज को सील करने के लिए, लाल रंग का होता है, उसको गर्म करके उसके ऊपर थप्पा मार दिया जाता तो जो ठप्पे का निशान आता होता। उस जमाने में उनके बाद लाहा सामता नहीं था, तो गीली मिट्टी से दबाने से एक छाप बन जाता था। तो इससे माना जाता है कि जो सामान जहां गया है अगर वो टूटा है, इसका मतलब कि सामान में छेड़छाड़ किया गया है, और बिल्कुल एज इट इज पहुंचा है, इसका मतलब सामान बिल्कुल सही गया है। जैसे आज भी हम सामान को सील करते हैं। अब देखिए यही आपका लोथल का बंदरगाह है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये यहीं से सामान गया और यहीं पर सामान ला करके लंगर डाक उतार दिया। यहीं पर जो है तालाब में क्या है, बंदरगाह के देखिए यहाँ पे सब पूरा बना हुआ है, किसी के अंदर आकर रुकता रहा होगा, यहीं पर नावों के अंदर या जो भी उनकी व्यवस्था रही होगी उसके अंदर फिर पैक किया जाता रहा और चला जाता रहा होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जो संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिलते हैं। अब ये पूछा जा सकता है आपसे कि मनके के लिए की जगह कहाँ मिला है, मनके का कारखाना, तो वो जगह है लोथल। ठीक, अब ये भी देखिए अध बने मन के, मतलब लगता है कि कुछ चीजें बन पाई थी, कुछ चीजें नहीं बन पाई थी, उसी की वजह से जो है ये अध बना मन का है। मनके के बनने वाले उपकरण तथा तैयार मनके भी मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि ये एक तरह से कारखाना था जो कि औद्योगिक स्थल था, जो कि सिर्फ मनके बनाने का यहाँ पे काम होता था। अब देखिए मुद्रा, मोहर। अब मुद्रा का मतलब यहाँ पे मुद्रा को क्या कहा गया? मोहर कहा गया, और मुद्रांकन या मोहरबंदी। अब देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया है, थैले को बंद करने के लिए उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगा दी जाती थी। ऐसे करके मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है।
अब ये कहता है कि सभ्यता के अंत का रहस्य, लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक इन लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। लेखन 3900 साल पहले, अब क्या है, लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। अब देखिए उच्च शहरीकरण व्यवस्था से ये लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया, मतलब कच्चे माल अब बहुत कम मिल रहे हैं बाद के क्षेत्रों में। मोहनजोदड़ो की सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और शहरों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। इसका मतलब है कि किसी ने इनकी या किसी कारण से इस सभ्यता का विनाश होना शुरू हो गया, तो उन्हीं जगहों पर देखिए सड़कों पर जहां पर कि पक्की पक्की ईंटों, बड़ी बड़ी अच्छी ईंटों के मकान बने थे, वहां झुग्गी नुमा मकान बनाए जाने लगे। अब ये इनका अंत को बताए। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। भाई नदियां सूख जाएगी, अगर पेयजल या सिंचाई के लिए पानी वगैरह नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से आदमी जाएगा। ये एक अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। दूसरों का एक कहना है कि आसपास जो जंगल थे उनका विनाश हो गया। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। अब जंगलों का जब विनाश हो गया तो आज भी जो है ईंट पकाने के लिए, आज तो मान ली कोयला वगैरह के से प्रयोग करके लोग कर लेते हैं, पत्थर के कोयले वगैरह से। अब उस समय लकड़ियों के को जला जा करके उन ईंटों को पकाते रहे होंगे। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। अब वो करा कि अगर मान ली नदियां सूख गई होंगी तो अब क्या है कि घास वाले मैदान और भी खत्म हो जाएंगे, तो मवेशियों के बड़े बड़े झुंड भी गायब हो जाएंगे क्योंकि उनको खाने के लिए घास चाहिए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो सका कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। अब देखिए कह रहा है कि कुछ का कहना है तो यहीं पर उसको काउंटर अटैक कर रहा है, इनको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है कि अगर एक भाई नदियां और एक जगह सूखी होंगी, लेकिन सबके सब जगह इस सभ्यता का वो अवतरण विनाश कैसे हो रहा है, ये भी प्रश्न उठता है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कुछ लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। अब ये देखिए उत्तरकालीन सिंध हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा है, जहां पर कि पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते ग्रामीण व्यवस्था आ गई थी। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के भी अवशेष मिलते हैं, लेकिन वो गिरते हुई अवस्था में मिलते हैं। इसके लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, जिनके बारे में अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे, जिसको कि मैंने बाद में बताया ना कि हम जो है 16 महाजनपदों की बातें करते हैं, उन्हीं की चर्चा है, बाद में लेकिन करते हैं। अब इसकी भी थोड़ा चर्चा कर लें, माना कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए अपने एटलस से मिस्र को ढूंढो। नील नदी के आसपास से जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है। अब मिस्र कहाँ है? नील नदी के आसपास इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। दो प्रश्न बना। अब आपसे जीके में आ गया क्वेश्चन कि मिस्र किस कहाँ पर है? नील नदी। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए। इस मकबरे को इन्होंने क्या कहा? पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित किया जाता था। जैसे आज कब्रिस्तान होता है, मतलब समूह जो लोग दफन करते हैं वो पूरी बॉडी को उसके अंदर दफन करके उस पर मिट्टी डालकर ढक देते हैं। तो ऐसे राजाओं ने क्या किया था मिस्र के, इन्होंने जो बनाया मकबरा उसको पिरामिड का नाम दिया गया, क्योंकि पिरामिड के शेप में है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को क्या कहा जाता था? ममी कहा जाता था। इनके शवों के साथ उनके अनेक चीजें दफनाई जाती थी, जिसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, वस्त्र, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल थे। कभी कभी शवों के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत का खर्च किया जाता था।
अब ऐसा लोग क्यों करते थे? उनको ये लगता था कि वो मरने के बाद भी एक जीवन की कल्पना करते थे कि संभवतः उनका समूल नाश नहीं होता है, दफन के बाद भी इनको इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। वो मानते थे कि जहाँ कहीं भी जिस अवस्था में, तो जिन चीज़ों का उपभोग वो आज करते थे वो उनके साथ रख देते थे कि भैया आप जाइए, जहाँ भी जाएंगे आप इन चीज़ों को ले जाइए, आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, ये आ गया, यहाँ पे समाप्त हो गया। अभी ये तो कक्षा 6 के क्वेश्चन हैं, इसके बारे में मुझे आपको चर्चा नहीं करना है क्योंकि तो कक्षा 6 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है। एनसीईआरटी का जो भाग अध्याय 3 था जो कि हड़प्पा सभ्यता पे केंद्रित था, उसके बारे में मैंने आपको बताया है, और चूँकि लाइन बाय लाइन चीज़ों को मैंने पढ़ाया है और साथ साथ किन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है उसके बारे में मैंने बताया है, इसलिए कि आपको ये न लगे कि एक सरसरी निगाह से हमें पढ़ना है। जहाँ पर जिन चीज़ों का अवशेष पाया गया, जहाँ की जो चीज़ें विशेष रूप थी, उनको आपको अंडरलाइन करने के बाद एक कॉपी में बनाते जाइए, लिखते जाइए, वही आपका क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो कोई भी प्रश्न जो आपको जीके में आएंगे, मैं नहीं समझता कि वो कि आप उसको सॉल्व करने या उसको हल करने में सफल नहीं होंगे। इसके अगले वीडियो में मैं अगले अध्याय की चर्चा करूँगा। टिल देन, बाय बाय।